हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़ोरों शोरों से लगे होंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा आपको सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए हमने ये सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट को हमने 30 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और उन 30 टॉपिक्स के माध्यम से हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें हम अभी तक में इतने सारे आपके टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, और अगर आप कुछ टॉपिक्स ऐसे देखें जिनका वेटेज कम है तो वहां पे हमने आपको स्टार्टिंग में PYQ सॉल्व करवाए हैं। अगर आप रैंक 1 जो इस साल के हैं देवेश प्रसाद साहू, उनकी भी बात सुने तो उनके जो इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स खराब हुए हैं उसमें उनका PYQ का एनालिसिस बहुत गड़बड़ था। तो अगर आप मेरी बात नहीं भी मानना चाहते हैं तो कम से कम उनकी बात को ही फॉलो करिए। PYQs का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए एक जो आपका GPS है ना, वो आपके PYQs ही हैं। वही आपको सही डायरेक्शन देंगे कि आपको किस वे में आगे बढ़ना है। इस वजह से वहां पे हमने PYQs डिस्कस किए हैं, जिससे आपको आपके पास एक प्रॉपर ओरिएंटेशन रहे। फिर इसके बाद आपके जो टॉपिक्स आते हैं बीच वाले, यहाँ से तो आपके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देखें तो 1/4 वेटेज है। फिर इसके बाद एग्रीकल्चर देखें, ड्रेनेज सिस्टम देखें, इन सभी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारे वीडियोस कवर कर लिए होंगे। जो लोग भी आज ये पहला वीडियो देख रहे हैं, वो पिछले जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनको ध्यान से जाके देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका ऐसा है जहाँ पे आपकी मतलब इस टॉपिक में अच्छी पकड़ है, तो उसको 1.5x में ही आप देख लीजिए, लेकिन देख जरूर लीजिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ नई बात वहां पे देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे हम सिर्फ सीधे सीधे 30 क्वेश्चन, लेकिन आप इनडायरेक्टली अगर देखेंगे तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन कवर होंगे एक वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का जो अपवाह तंत्र है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं अपवाह तंत्र की शुरुआत करूं तो सबसे पहले अपवाह तंत्र में कुछ मैं बेसिक चीजें बता देती हूँ। जो फैक्चुअल चीजें हैं वो तो देखिए आप सीधा सीधा कर लेंगे। कुछ जो समझने वाली चीजें हैं वो ऐसी हैं कि अगर हम भारत के अपवाह तंत्र या ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो जो आपका ड्रेनेज यानी कि जो निकासी है, मतलब कि जिस पैटर्न को आपकी रिवर फॉलो कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। मतलब कि कोई रिवर आपकी ऐसे बह रही होगी, ठीक है, कोई रिवर आपकी बह रही होगी इस तरह से, तो ये उसके क्या होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया चैप्टर है इसमें हम रिवर के जो पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है, मतलब कि किस तरह के पाथ को रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज फॉलो कर रही हैं उसको देखेंगे। इसके अलावा अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो जो आपकी जो रिवर्स है वो 2 तरह के पैटर्न फॉलो करती हैं। एक होता है आपका कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट मतलब होता है कि आपका संगत, और दूसरा होता है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मतलब होता है विसंगत। तो अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जो आपकी रिवर्स, जो कॉन्कॉर्डेंट रिवर्स हैं, कॉन्कॉर्डेंट या संगत रिवर्स उनको कहेंगे जो आपके प्रॉपर स्लोप को फॉलो कर रही है। मतलब स्लोप का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को फॉलो करती है, ढलान को फॉलो करती हुई आपकी रिवर फ्लो कर रही है, उसको हम कॉन्कॉर्डेंट आपका ड्रेनेज सिस्टम या संगत जो जल अपवाह तंत्र है वो कहेंगे। लेकिन जो आपका डिस्कॉर्डेंट या विसंगत जो आपका जल प्रवाह होता है, वहां पे जो आपकी रिवर है वो चट्टान या उसके सामने आने वाली अड़चन को नहीं देखती, वो उसको काटती हुई क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो अगर आप डिस्कॉर्डेंट में बात करें तो आपका होता है एक एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट इसको पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र भी कहते हैं। आपकी जो हिमालय की रिवर्स हैं, जैसे कि आपकी इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सब हिमालय के अपलिफ्टमेंट से पहले भी बह रही थी, और हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो गया, हिमालय का ओरिजिन हो गया, इसके बावजूद भी वो अपने पाथ को फॉलो कर रही हैं, हिमालय को काटती है वो आगे बढ़ रही हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती नदियां बोलेंगे। इसी में एक दूसरा आता है आपका सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अध्यारोपित कहते हैं। अध्यारोपित जल अपवाह तंत्र वो होता है जहां पे आपकी रिवर सपोज एक शैलो वैली में, एक शैलो घाटी में बह रही है, लेकिन फिर रिवर आपकी उस घाटी को अपने फ्लो से और गहरा कर देगी और फिर उसमें बहेगी। आप अगर चंबल रिवर की बात करें या फिर आपके दामोदर रिवर की बात करें, सुबर्णरेखा रिवर की बात करें, तो ये सब आपकी
जो सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम है उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और मतलब यही जो समझने वाली कुछ चीजें इसमें से यही है। फिर जो पैटर्न है आपके, ये आपका ट्रेलिस पैटर्न, ट्रेलिस यानी कि जालीदार संरचना, डेंड्रेटिक पैटर्न यानी कि वृक्षाकार संरचना, ये सब हम देख लेंगे। लेकिन मेन जो समझने वाली चीज थी वो यही थी, वो बस आप स्टार्टिंग में इतना जान लीजिए। अगर हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो दो तरह की रिवर्स होती है। एक होती है कॉन्कॉर्डेंट, जो कि आपकी स्लोप को फॉलो करती है, और फिर इसी कॉन्कॉर्डेंट यानी संगत आपके जो जल अपवाह तंत्र है, इसी में से फिर आपका जो डेंड्रेटिक पैटर्न है, जिसमें वृक्ष के जैसी टहनियां हैं मेन शाखा से जुड़ती हैं, उसी तरह से आपकी रिवर्स आके जुड़ती हैं। फिर आपका ट्रेलिस पैटर्न है, जिसमें आपकी नदियां क्या होती हैं, सहायक नदियां मुख्य नदी से 90 डिग्री का कोण बना के जुड़ती हैं। कुछ होती है रेडियल यानी कि आ रही है, जिसमें एक ऊपर में सेंटर होगा हिल का, और फिर वहां से आपकी जो रिवर्स है वो सारी दिशाओं में निकलेंगी। एक होगी आपकी पैरेलल यानी कि समानांतर, जैसे आपकी जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, वो यहाँ से एक रिवर है और इस तरह से वो बह रही है, तो ये पैरेलल पैटर्न हो गया। ये सब आपका कॉन्कॉर्डेंट का एग्जाम्पल है। और डिस्कॉर्डेंट पे अगर बात करें तो वैसी रिवर्स जो आपकी स्लोप की चिंता नहीं कर रही है कि सामने कैसा स्लोप है, वो उसको काटते हुए आगे बढ़ रही है। इसमें आपका एक एंटीसीडेंट है पूर्ववर्ती, इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो रिवर है उसका ओरिजिन उस चट्टान के पहले से है। तो आपकी इंदस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल है। फिर आपका सुपर इम्पोज हो गया। सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित, मतलब कि किसी एक प्रॉपर पैटर्न में रिवर आपकी बह रही थी, लेकिन उसको वो काटते हुए और उसको गहरा बना के फिर एक घाटी में बह रही है, उसको हम सुपर इम्पोज बोलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ड्रेनेज सिस्टम जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, कुछ ये बेसिक चीजें वो लोग नहीं समझते हैं, इस वजह से बस मैंने ये वाली चीज बताई है। बाकी तो फिर आप रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आपने कहीं भी क्लास की होगी, या यूट्यूब में भी इतने सारे आपने फ्री वीडियोज हैं देखे होंगे, तो उसका आपको आइडिया होगा। तो ये कुछ चीज थी बस समझने वाली। फिर कॉन्कॉर्डेंट के जो मैंने आपको पैटर्न बताए, इसमें हर एक पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां पे मैं उसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर शोज अ टिपिकल डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। टिपिकल डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, मतलब कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि वृक्षाकार जल प्रवाह पैटर्न दर्शाती है। तो अगर आप यहाँ पे जो आपकी तापी तापी माही और क्या नर्मदा रिवर्स हैं, तो तापी माही की बात करें तो ये सब आपकी छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स हैं, ठीक है, जहां से निकलती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और फिर कहाँ जाके मिल जाती हैं आपकी अरेबियन सी में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दोनों। कौन कौन सी, तापी और आपकी माही। इसमें से नर्मदा आपकी बड़ी रिवर है, तो जो आपकी नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर अपनी सहायक नदियों से जिस पैटर्न में जुड़ती है वो आपका ट्रेलिस पैटर्न है। ट्रेलिस नर्मदा रिवर जैसे है, तो उसकी सहायक नदियां उससे आके जिस तरह से जुड़ रही हैं, ये क्या कर रही है, 90 डिग्री का अंश बना रही है, तो ये आपका ट्रेलिस पैटर्न है। ट्रेलिस या फिर इसको जालीदार पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम गोदावरी रिवर की बात करें, तो गोदावरी रिवर आपकी जैसे फ्लो कर रही है और इसकी जो सहायक नदियां हैं जो इससे आके मिल रही हैं, ठीक है, प्राणहिता हो गई, वर्धा हो गई, वेनगंगा हो गई, पेनगंगा हो गई, ये सब क्या है, इससे जिस पैटर्न में जुड़ रही है वो क्या है, डेंड्रेटिक पैटर्न है। तो गोदावरी और उसकी सहायक नदियों को अगर हम टोटल ले लें, तो ये जिस तरह के पैटर्न में अपनी में मुख्य रिवर से जुड़ रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डेंड्रेटिक या वृक्षाकार पैटर्न बोलेंगे। और नर्मदा वाली जिससे जुड़ रही है वो क्या है, आपका ट्रेलिस पैटर्न है। जो आपकी मुख्य मुख्य नदियां हैं उनका जो पैटर्न है वो बस आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी रिवर्स का नहीं ध्यान रखना है। जैसे तापी और माही की बात करें, इन रिवर्स के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। तापी और माही का बस ध्यान रखिएगा, ये आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम में बहती हैं और अरेबियन सागर में गिरती हैं। अगर हम इस बेसिस पे डिवाइड करें कि कौन सी रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी नदियां आपकी अरेबियन सागर में गिरती हैं, इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी जो 77% आपकी रिवर्स हैं ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और जो आपकी 23% रिवर्स हैं ये आपकी किस में जाके गिरती हैं, आपके अरेबियन सी में। और आपकी जो 77% रिवर्स हैं वो अगर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं, तो आपको अगर आप डेल्टास की बात करें तो आपको डेल्टास का निर्माण कहाँ देखने के लिए मिलता है, जो ईस्टर्न कोस्ट है वहीं पे रिवर्स आपकी जितनी ज्यादा वहां पे गिरेगी वो क्या करेगी, और
इतना लंबा ट्रेवल करके आएगी और फिर क्या करेगी, वहां पे गिरेगी और फिर सेडिमेंट का डिपोजिशन करेगी और डेल्टा का निर्माण करेगी। इसके अलावा आपकी ज्यादातर नदियां नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। इसकी वजह से आप देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता है अरेबियन सी की कंपेरेटिवली। इसके अलावा एक और रीजन ये भी है कि बे ऑफ बंगाल थोड़ा सा इनक्लोज्ड है, ज्यादा भूमि से घिरा हुआ है अरेबियन सी के तुलना में। इस वजह से भी बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे आपका क्वेश्चन एक बार आ चुका है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है आपकी, वो भी आपको ज्यादा देखने के लिए कहाँ मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन या आपके जो उष्णकटिबंधीय जो आपके चक्रवात हैं, अगर उसकी हम बेसिक अगर कंडीशन की बात करें तो उसको 27 डिग्री सेल्सियस का सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए होता है साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर समुद्र के सतह में जो जल है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से उससे ज्यादा है, तभी साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। और वो कंडीशन बे ऑफ बंगाल में ज्यादातर हमको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इस वजह से बे ऑफ बंगाल में आपको साइक्लोन्स भी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और अरेबियन सी में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपको कुछ देखने के लिए साइक्लोन्स मिल रहे हैं, मतलब पहले के कंपेरेटिवली। लेकिन फिर भी अगर आप बात करें तो बे ऑफ बंगाल में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। उसका रीजन देखिए, एक वो इंक्लोज्ड है और दूसरा उसमें नदियां इतनी ज्यादा गिर रही हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा आपकी माही रिवर है। माही रिवर के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका है कि माही रिवर जो है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या करती है, 2 बार कट करती है। अगर आप भूल गए हो तो जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से गुजरती है, 8 स्टेट से। कौन कौन से? अगर हम वेस्ट टू ईस्ट आए, पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ आए, तो आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद फिर झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। सबसे जो ज्यादा लेंथ है वो कहाँ है आपकी, मध्य प्रदेश में, और सबसे कम जो है वो राजस्थान में है। बस रिवाइज करवा रही हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये जो आपकी रिवर्स दिखा रहे हैं ना, सिंधु यानी कि इंडस, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा, ये जो आपकी सारी रिवर्स आप देख रहे हैं, और इनकी अगर ट्रिब्यूटरीज के साथ अगर इनको लें हम, तो ये सब क्या कर रही हैं, आपकी जो डेंड्रेटिक पैटर्न है यानी कि जो वृक्षाकार पैटर्न है उसमें जुड़ रही हैं। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीसीडेंट ड्रेनेज? एंटीसीडेंट ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती जल प्रवाह का उदाहरण है? पूर्ववर्ती मतलब जो आपके हिमालय के, मतलब आपकी जो सामने वाली जो रॉक है या जो भी आपकी चट्टान है, ढलान है, उसके पहले से ही जो रिवर आपकी फ्लो कर रही हो, और जब वो फ्लो करना शुरू करी है, और अगर मान लीजिए जो हिमालय की अगर एग्जाम्पल ले लें, हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो गया उसके बाद भी वो बह रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने उसके पर्वत है कि चट्टान है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे। और एंटीसीडेंट रिवर्स का आपके एग्जाम्पल मैंने बोला था कि जो आपकी इंडस रिवर सिस्टम है वो, और आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर्स। ठीक है, तो इंडस की ही आपकी ट्रिब्यूटरी क्या है, सतलुज है। ठीक, तो आपकी जो सतलुज रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सब आपकी पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो हैं। लेकिन अगर हम सतलुज की बात करें तो सतलुज आपकी इंडस की ही क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब इंडस की अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आपकी हो गई सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, और फिर उसकी मेन रिवर कौन सी हो गई, इंडस। तो इंडस की जो इंपॉर्टेंट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो ये सब है, और इसमें से जो आपकी सतलुज है ये आपकी एंटीसीडेंट ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। सतलुज आपकी जो हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला पास है, वहां पे आपका सतलुज जॉर्ज बनाते हुए वहां से एंटर करती है। और कहाँ से आती है ये, आपकी तिब्बत के मानसरोवर वाले एरिया से निकलती है सतलुज रिवर आपकी। ठीक है, रकास लेक का आपने नाम सुना होगा, रकास लेक आपकी है कहाँ पे, मानसरोवर के पास, वहां से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, सतलुज। ठीक है, और ये कौन से पास से एंटर करती है, तो सिपकीला पास है आपका हिमाचल प्रदेश में, वहां पे सतलुज जॉर्ज का निर्माण करती है और वहां से इंडिया में एंट्री लेती है। तो ये आपकी कुछ इंडस और उसकी, सिंधु और उसकी कुछ सहायक नदियां हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें चेनाब रिवर आपकी, ठीक है, ये जो आपकी चेनाब रिवर है ये जो अगर इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो आपकी चेनाब रिवर ही है। इसके अलावा अगर आप बी से ब्यास रिवर की बात करें
तो ब्यास सिंधु की इकलौती ऐसी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जो कि कंप्लीटली इंडिया में ही फ्लो करती है, ठीक है, किसी और रीजन में फ्लो नहीं करती है। इसके अलावा जो आपकी ब्यास आपकी सतलुज से कहां पे मिलती है, पंजाब में एक हरिके बैराज का आपने नाम सुना होगा, हरिके बैराज। तो हरिके बैराज के पास आपकी जो ब्यास रिवर है आके किससे मिलती है, सतलुज से मिलती है, और यहीं पे आपका हरिके बैराज है, और हरिके बैराज से ही आपकी इंदिरा गांधी कैनाल की शुरुआत होती है, ठीक है, जो कि आपके राजस्थान वाले एरिया में इरिगेशन का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा आप जैसे इंडस रिवर की बात करें तो इंडस रिवर आपकी बोखारचू ग्लेशियर है, कहाँ पे, कैलाश रेंज में, तिब्बत वाले रीजन में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। ये आपकी अगर हम ट्रांस हिमालयन की रेंज देखें, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में फ्लो करती है। फिर अगर बोला जाए कि इंडस रिवर आपकी सिर्फ और सिर्फ भारत की एक यूनियन टेरिटरी या भारत केवल एक केंद्र शासित प्रदेश में फ्लो करती है, तो इसको सही लेना है, केवल और केवल आपकी लद्दाख में फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर तक नहीं जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन था, लेकिन उसमें से हमने कितनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। अब इसमें से देख लीजिए, महानदी को तो आप सीजीजीएस में पढ़े हैं, सिहावा पर्वत से निकलती है। जब इंडिया जीएस पढ़ते हैं तो उसको अमरकंटक हिल्स लेता है, ठीक है, लेकिन जब हम सीजीजीएस पढ़ते हैं तो हम इसको धमतरी के पास जो सिहावा पर्वत है वो लेते हैं। आपकी जो गोदावरी रिवर है, ये आपकी जो त्र्यंबकेश्वर है वहां पे जो आपकी ब्रह्मागिरी हिल्स है नासिक में, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसको दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और ये आपकी साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर प्लेटू में रिवर्स देखे तो सबसे लंबी रिवर आपकी, सबसे बड़ी रिवर आपकी गोदावरी ही है। इसके अलावा जो आपकी फिर कृष्णा रिवर है, ये कृष्णा रिवर आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें। प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियों की अगर बात करें तो कृष्णा आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था रिवर की लेंथ अरेंज करने के लिए, और उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और शायद महानदी का नाम था। तो मान लीजिए आपने अगर लेंथ वाइज सारी नदियों को नहीं भी पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को देख के छोड़ नहीं देंगे। आपको इतना पता है कि गोदावरी क्या है, सबसे आपकी लंबी रिवर है गोदावरी सबसे लंबी रिवर है, और आपकी कृष्णा क्या है, सबसे मतलब आपकी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। तो आपको ये दो चीजें भी पता होती तो वहां से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो एकदम से क्वेश्चन को देख के छोड़ नहीं देना है, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है उसके हिसाब से अगर आप कुछ कुछ ट्रिक्स लगाएं तो कभी कभी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होने के बाद भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। अब राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड होता है, मान लीजिए इंडस आपकी यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है, मैंने क्या बोला, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इसके बीच से आपकी कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, इंडस फ्लो कर रही है। तो जिस जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं तो ऐसे मान लीजिए अगर इंडस रिवर फ्लो कर रही है तो ये जो पोर्शन होगा ओरिजिन से हम देखते हैं कहाँ से उसका उद्गम हो रहा है। तो इस तरफ से जो आपकी रिवर्स आके उससे मिलेंगी वो उसकी लेफ्ट सॉरी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, और इस तरफ से जो आएंगी वो कैसी होंगी, आपकी बाएं हाथ की यानी कि लेफ्ट बैंक आपकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है। अभी हम जो आपकी इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज देखे हैं कौन कौन सी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, ये सारी की सारी, रावी आपकी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो झेलम को तो हमने नाम सुना है, तो यहाँ से आप झेलम को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। देखिए ऑप्शन सी में है तो ये आपका हट जाएगा, ऑप्शन डी में हट जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 एंड 4 लिखा है, तो 1 2 की बात करें मतलब कि श्योक और गिलगिट आपकी क्या है, श्योक और गिलगिट आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और जो आपकी काबुल है ये भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो खुर्रम हो गया, आपकी गोमल हो गई, ये सब हुंजा हो गई, गोमल, हुंजा, खुर्रम, ये सब क्या है आपकी जो इंडस रिवर है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 4 ऑप्शन बी, ठीक है। अगर आप मान लीजिए दो ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाते हैं और अगर आप 50-50 में आ रहे हैं तो कई बार क्या होता है आप सिर्फ काबुल में कंफ्यूज है, तो काबुल आपको जो रीजन है वो थोड़ा सा नॉर्थन साइड में ही मिलेगा, तो वहां पे आप थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेके आगे बढ़ सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल एक्यूरेसी पे जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम होंगे, इसलिए कोशिश करिए कि आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs is incorrectly matched regarding river and its old name? रिवर और उसकी पुरानी नदियों के नाम को इसमें आपको देखना है कि कौन सा युग्म आपका गलत है। तो ब्यास की अगर बात करें तो ब्यास का आपका बिपाशा है, ये बिल्कुल सही है। सतलुज की बात करें तो सतलुज का नाम आपका शताद्रु था, ये भी सही है। जो आपकी रावी है इसका नाम पुरुषुणी, ये भी सही है। अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम का नाम आपका अस्किनी नहीं था, ठीक है, झेलम का नाम आपका वितास्ता था। यहाँ पे लिखा भी होगा, लिखती नहीं हूँ। आपके जो अस्किनी का संबंध है वो आपके किससे है? चेनाब से है। मतलब कि जो अस्किनी रिवर है, मतलब चेनाब रिवर है, जो इसका नाम पुराना क्या था? अस्किनी था। इसके अलावा अगर हम झेलम के प्राचीन नाम की प्राचीन नाम की बात करें तो झेलम का जो प्राचीन नाम है वो वितस्ता है, और अस्किनी का नाम जो है, चेनाब का जो आपका नाम है वो क्या है? अस्किनी है। ब्यास का विपाशा है, सतलुज का शताद्रु है, और रावी का पुरुषणी है। इसके अलावा अगर आप चिनाब की भी बात करें तो चिनाब आपकी चंद्रा और भागा दो रिवर्स हैं जिनसे मिलके बन रही है, ठीक है, चंद्र और भागा। और अगर इन दोनों को मिला लें तो आपका चंद्रभागा नाम बनता है। तो जो आपकी चिनाब रिवर है वो महाभारत पीरियड में आपके चंद्रभागा नाम से ही जानी जाती थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। गंगा नदी की लंबाई के आधार पर जिन राज्यों से यह बहती है उन्हें अवरोही क्रम में या घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। मतलब कि गंगा रिवर आपकी फ्लो कर रही है कहां से? आपके उत्तराखंड से, फिर उत्तर प्रदेश से, फिर आपके बिहार से और वेस्ट बंगाल से। तो ये पूछ रहा है कि हर एक राज्य में जो गंगा रिवर की लंबाई है उसके हिसाब से हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। मतलब कि सबसे लंबी जो गंगा का फ्लो है वो कौन से राज्य में है, फिर उसके बाद अगर मैं गंगा रिवर की बात करूं कि गंगा रिवर कितने राज्यों से होकर फ्लो करी, तो आपका क्या आंसर होगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और फिर आपका बिहार और वेस्ट बंगाल। मतलब ये 4 स्टेट से होके फ्लो कर रही है अगर मैं केवल गंगा रिवर की बात करूं। अगर मैं गंगा रिवर की ड्रेनेज बेसिन की बात करूं, ड्रेनेज बेसिन की जब मैं बात करूंगी तो जो आपकी गंगा रिवर की सारी सहायक नदियां हैं वो भी जिन जिन आपके राज्यों से होके गुजर रही हैं और जिन भी राज्यों में वो सिंचन कर रही हैं उन सबको हम ड्रेनेज बेसिन में इंक्लूड करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ गंगा की बात करूंगी, गंगा कितने राज्यों से फ्लो करती है, तो आपका आंसर होगा 4। लेकिन अगर मैं गंगा रिवर बेसिन के मतलब गंगा रिवर के ड्रेनेज बेसिन की बात करूं, मतलब उसकी सारी सहायक नदियों को मिला के गंगा रिवर कितने राज्यों में फैली हुई है, तो इसका आंसर आपका ड्रेनेज बेसिन के हिसाब से हो जाएगा 11, ठीक है। गंगा रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है और ये 11 राज्यों से होके बहता है। मतलब जो आपकी सोन वगैरह है आप देखेंगे तो उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी जो छत्तीसगढ़ के बिनौदन वाले पोर्शन में बहती हैं। तो फिर हम जब गंगा रिवर की ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं तो उसमें हम छत्तीसगढ़ को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश तो आपको सबसे पहले क्लियर होगा। ऐसे अगर गंगा रिवर की हम बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। 25-25 आप ध्यान रखिएगा गंगा नदी की कुल लंबाई। फिर सबसे पहले अगर बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अवरोही क्रम बोल रहे हैं मतलब सबसे पहले उत्तर प्रदेश लेंगे। इसके बाद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हाँ, आपके बिहार, आपको लगेगा कि बिहार आंसर होगा, लेकिन बिहार आंसर नहीं है। बिहार को आप देखें तो ऐसे चौड़ाई अधिक दिखती है, फिर आपको लगता है कि नहीं वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन थोड़ा सा कैसा है, बिहार ऐसा है और वेस्ट बंगाल थोड़ा सा हम ऐसा देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लेंथ की अगर हम बात करें तो थोड़ा ही अंतर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम देखें तो नंबर आता है आपके पश्चिम बंगाल का। मतलब 4 के बाद आपका 1 आएगा, इसके बाद फिर आपका बिहार आएगा, फिर आपका उत्तराखंड आएगा, ठीक है। गंगा रिवर की बात करें तो गंगा रिवर आपकी अगर हम एंशिएंट टाइम में बात करें, स्टोरी जो हम सुनते हैं, तो जो भागीरथी थे उन्होंने परिश्रम करके क्या किया था, भागीरथी रिवर को धरती में उतारा था। तो जो ओरिजिनल आपकी जो रिवर है वो कौन सी है, आपकी भागीरथी है, भागीरथी रिवर है। और ये भागीरथी रिवर आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जो आपका गोमुख नाम की जगह है वहां पे आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है, ठीक है। अगर
ज्यादा लग रहा हो तो रिवाइंड करके फिर से सुनिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के गोमुख नाम की जगह पे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है। फिर आपका बद्रीनाथ के पास आपका सतोपंथ ग्लेशियर है, तो बद्रीनाथ के पास जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहां से आपकी अलकनंदा निकलती है। और फिर भागीरथी और अलकनंदा का आपका संगम होता है कहाँ पे, देवप्रयाग में, हरिद्वार के पास। और वहां से फिर ये दोनों रिवर जब मिल जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गंगा रिवर कहते हैं। ठीक है, पंचप्रयाग मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी रिवाइज करवा दूंगी। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ये लेंथ देख लीजिए, इसमें लिखी हुई है उत्तर प्रदेश में 1445, वेस्ट बंगाल में बात करें तो 520, बिहार में 445, थोड़ा ही अंतर है। और फिर इसके बाद 250 किलोमीटर ये फ्लो करती है कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अब देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आमतौर पर बैडलैंड स्थलाकृति में पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमनली फाउंड इन बैडलैंड टोपोग्राफी। आप देखिए, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना जानना है कि जो आपकी बैडलैंड टोपोग्राफी है, अगर कभी भी आपको बहुत डिटेल में नहीं पूछेगा, अगर पूछे कभी बैडलैंड टोपोग्राफी पूछे, बीहड़ बोले, रिवाइन बोले, तो इसका संबंध किस रिवर से है, तो आपकी चंबल रिवर से है। चंबल रिवर आपकी जो आपकी यमुना रिवर है, जो कि गंगा रिवर की क्या है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट आपकी सहायक नदी है, उसकी ही सहायक नदी है कौन सी, आपकी चंबल। चंबल, केन, बेतवा, टोन्स, ये सब क्या है, यमुना की आपकी सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की। और सबसे पश्चिम में बहने वाली इसकी सहायक नदी है कौन सी, यमुना। अब ये चंबल रिवर से एसोसिएटेड है आपकी। और ये मतलब अगर आप बैडलैंड स्थलाकृति की बात करें, रेवाइन की बात करें, तो ये सब आपके कहाँ से, कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है, ध्यान रखना है, चंबल से। जो चंबल रिवर का जो ड्रेनेज है, मतलब उसका जो जल निकास प्रणाली है, वो उतनी क्लियर नहीं है। तो जब भी बारिश और इसका समय आता है तो उसका जो वाटर है वो मतलब एक कहना चाहिए कि बिल्कुल ये अनसिस्टमेटिक वे में क्या होता है, फ्लो करता है। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उबड़ खाबड़ सी संरचना का वो निर्माण करती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी बीहड़ बोलते हैं या रिवाइन बोलते हैं। और ये उसी के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी शिलाकृतियां आपकी बीहड़ या बैडलैंड टोपोग्राफी में पाई जाती हैं। तो अगर आप बात करें तो आपने गली इरोजन पढ़ा होगा, रील इरोजन पढ़ा होगा। जैसे रिवर आपकी बहती है तो ऐसे ऐसे प्लेन में क्या करती है, इस तरह से हल्की पतली पतली नाली का निर्माण करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं। अब यही थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, गली बोलेंगे। फिर ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे, रेवाइन बोलेंगे। तो मतलब ये एक आपका ड्रेनेज का जो सिस्टम है, जो जल निकास प्रणाली है, वो बहुत ज्यादा क्लियर उसकी बिल्कुल एक सिस्टमैटिक पैटर्न में नहीं है। इस वजह से क्या करती है, उबड़ खाबड़ सी संरचना का निर्माण करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बीहड़ या रेवाइन बोलते हैं। सबसे बड़ा फॉर्म इसका बीहड़ है, यानी जिसको रेवाइन बोलते हैं। तो गली हो गया, रेवाइन हो गया, ये सब आपकी किससे एसोसिएटेड है, बैडलैंड टोपोग्राफी से। तो 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सैंड ड्यून्स की बात करें, बालू के टीलों की बात करें, तो ये आपके राजस्थान या डेजर्ट वाले एरिया के फीचर हैं। ठीक है, जो पवन के मतलब हवा के बहने से वो क्या होती है, विंड आपकी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। आप जो एक विंडोज वाला पहले सिस्टम देखते होंगे, उसमें आपको ऐसा लैपटॉप में जो आपका वॉलपेपर था इस तरह का दिखाई देता होगा, ये आपका सैंड ड्यून्स हो गया। इसके अलावा मेसा और ब्यूट की बात करें तो ये आपका जैसे विंड के ही इरोजन से, पवन के ही अपर्दन से जो आपके लैंड फॉर्म्स बनते हैं उनको मेसा और ब्यूट कहते हैं। मतलब इस तरह से आप जैसे फ्लैट एरिया देखेंगे, मान लीजिए कोई बड़ा सा पहाड़ है और फिर वो क्या होगा, इरोड हो के साइड से इस तरह का बन जाएगा। इसी में से एक छोटा फॉर्म है और एक बड़ा फॉर्म है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मेसा और ब्यूट कह रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, ये आपके डेजर्ट वाले एरिया का विंड इरोजन, पवन के अपर्दन से बना हुआ लैंड फॉर्म है, मेसा और ब्यूट। आप चाहे तो इसकी फोटो वगैरह भी सर्च करके दे सकते हैं, मेसा और ब्यूट डालिएगा और उसमें देखिएगा एक खड़ा खड़ा सा स्ट्रक्चर आपको अकेले से दिखेगा और समझ में आ जाएगा कि वो जो साइड में पूरा इरोजन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, विंड की वजह से हुआ है, रेनफॉल की वजह से हुआ है। ठीक है, लेकिन बेसिकली उसको विंड इरोजन से बना हुआ लैंड फॉर्म अपन पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देख लीजिए चंबल के बारे में यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं कि चंबल रिवर पे आपकी कुछ परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं से आपके क्वेश्चन आते हैं, आगे भी उसमें क्वेश्चन होगा तो अपन देखेंगे। पर क्योंकि चंबल रिवर का नाम आया है तो आपकी जो गांधी सागर परियोजना है ये चंबल रिवर पे है और ये आपकी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा अगर हम
राणा सागर की बात करें तो राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये तीनों परियोजनाएं आपकी चंबल में ही है और राजस्थान में। गांधी सागर बस आपका मध्य प्रदेश में है, बाकी जवाहर सागर, राणा सागर और कोटा बैराज आपके राजस्थान में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज डैश इन अरुणाचल प्रदेश। अब हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी आपके जो कैलाश में मानसरोवर वाला एरिया है वहां पे चैम युंग डुंग नाम का आपका ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। जब ब्रह्मपुत्र यहाँ पे तिब्बत वाले रीजन में बहती है तो उसका नाम है आपका सांगपो, ठीक है, सांगपो, जिसका लिटरल मीनिंग अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्यूरिफायर है। फिर ये जब ब्रह्मपुत्र आपकी जो सांगपो रिवर है ये जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो जिस पास से एंटर करती है उसका नाम क्या है, यांग याप ला पास। यांग लाप या आपका दर्रा है जहां से सांगपो या ब्रह्मपुत्र, सांगपो ही बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम सांगपो है। सांगपो रिवर आपकी अरुणाचल प्रदेश में यांग यापला आपका दर्रा है, पास है, वहां से एंटर करती है कहाँ, भारत में। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो यहाँ पे इस रिवर का जो नाम है वो है आपका दिहांग, ठीक है। फिर जब वो असम वाले एरिया में एंटर करती है और फिर उसकी अपनी ट्रिब्यूटरी से मिल जाती है तब फिर वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो क्या आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दिहांग, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग टाउन्स विद द रिवर्स ऑन विच दे आर सिचुएटेड। अब हमको टाउन्स बताना है और ये बताना है कि वो किस पे आपका सिचुएटेड है। तो देखिए अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और मान लीजिए हैदराबाद का आपको मूसी नहीं भी पता होता, इसमें से आपको कितना पता है, मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ नासिक का ओरिजिन आपने पढ़ा है, ठीक है, ये टॉपिक सपोज आप पढ़ना भूल गए, नासिक का ओरिजिन हमने क्या पढ़ा कि वो त्र्यंबकेश्वर, नासिक में आपका ब्रह्मगिरी हिल्स है, वहां पे त्र्यंबकेश्वर से ये इसका ओरिजिन होता है। तो मतलब कि जो आपकी गोदावरी रिवर है नासिक का हम ले सकते हैं कि नासिक रिवर आपकी कौन से, मतलब नासिक जो है आपका कौन सी रिवर के तट पे बसा हुआ है, तो गोदावरी। तो मान लीजिए आपको सिर्फ बी का 1 पता है तो देखते हैं इसके बेसिस पे क्या आप ये आंसर निकाल सकते हैं। बी का 1 अगर बस पता है तो बी का 1 देखिए, देखिए बी का 1 सिर्फ आपका सी में है और 1 में, तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को, अगर आपको मान लीजिए पूरा पूरा आइडिया नहीं है तो आप किस तरह से स्मार्टली कुछ चीजों को नहीं भी जानते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बाकी सारे ऑप्शन आपके अलग अलग हैं। तो आपका हैदराबाद का क्या हो जाएगा, हैदराबाद का आपका मूसी हो जाएगा, यानी कि ए का 2, ए का 2 सिर्फ आपका एक जगह पे है, मतलब ए और सी में हमको देखना था, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर जो आपका लखनऊ है ये गोमती रिवर के किनारे है और कोटा आपका चंबल रिवर के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। चलिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती जल प्रवाह का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी जो इंडस है, इंडस की जो सहायक नदी है, इंडस हो गई, सतलुज हो गई, ब्रह्मपुत्रा जिसको सांगपो कहते हैं तिब्बत में, ये सब किसका उदाहरण है, आपके एंटीसीडेंट या पूर्ववर्ती आपके जल प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है। तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, ठीक। समझने वाली चीजें हमने कर ली हैं, देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में अध्यारोपित जल प्रवाह का उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ सुपर इम्पोज ड्रेनेज इन इंडिया। तो सुपर इम्पोज ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपकी जो चंबल रिवर है, ये चंबल रिवर आपकी सुपर इम्पोज अध्यारोपित जल प्रवाह का उदाहरण है। और क्या है ये भी मैं बता चुकी हूँ कि सपोज ये एक पैटर्न में फॉलो बह रही है, फिर इसके नीचे जो इसकी अंडरलाइंग रॉक होती है जिसको हम रिवर बेड कहते हैं, जिसके ऊपर ये फ्लो हो रही है, उसको भी ये काटती हुई क्या कहती है, और ज्यादा गहरी घाटी का निर्माण करती है और फिर उसमें फ्लो करती है। तो चंबल हो गई आपकी, इसके अलावा आपकी दामोदर रिवर हो गई, दामोदर के अलावा जो आपकी सुवर्ण रेखा रिवर हो गई, ये सब आपकी क्या है, अध्यारोपित या सुपर इम्पोज ड्रेनेज का एग्जाम्पल है इंडिया में, ठीक है। चलिए
लिखा हुआ इसमें, अध्यारोपित जल प्रवाह तब होता है जब नदी शुरू में मुलायम चट्टानों आवरण पर बहती है और बाद में नीचे की कठोर चट्टानों को काटते हुए अपना पुराना पैटर्न बनाए रखती है। ठीक है, मतलब आपके जो सुपर इम्पोज्ड है, एंटीसेडेंट है, यानी कि अध्यारोपित और पूर्ववर्ती जो जल अपवाह प्रणालियां हैं, ये अपने ही अपना जो उनका पुराना पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगी। सामने कौन आ रहा है नहीं आ रहा है उसको नहीं देखेंगे, अगर कोई आएगा भी तो उसको काट के आगे बढ़ेंगी। ठीक है, आपको भी ऐसा ही बनना है अगर एग्जाम निकालना होगा तो। चलिए इसमें देखते हैं, हिमालय में तीस्ता नदी किसका उदाहरण है। मैं आपको बता चुकी हूँ, हिमालय में जो भी रिवर्स हैं आपकी, वो जो ऊपर वाली रिवर्स देखेंगे तो आपकी जो मैक्सिमम रिवर्स हैं वो अगर आप अध्यारोपित या फिर आपके सुपर इम्पोज एंटीसीडेंट पे आए तो आपको किसका एग्जाम्पल लेना है, एंटीसीडेंट का ही मैक्सिमम वो होगा। तो जो आपकी तीस्ता रिवर है ये किसका होगा, पूर्ववर्ती जल प्रवाह का एग्जाम्पल होगा। तो पूर्ववर्ती में हम कितनी रिवर देख लिए, इंदस देख लिए, सतलुज देख लिए, ब्रह्मपुत्रा देख लिए और तीस्ता देख लिए। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी आए तो इसको आपको क्या लेना है, पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट लेना है। ठीक है, सुपर इम्पोज में क्या क्या देख लिए, चंबल देख लिए, सुवर्ण रेखा देख लिए और दामोदर देख लिए, CST। ठीक है, चलिए अनुगामी जल प्रवाह क्या होता है, कंसिक्वेंट या कॉन्कॉर्डेंट, वही जिसको हम बोले हैं, जिसमें आपकी जो रिवर है वो क्या करती है, स्लोप को फॉलो करती है। रेडियल क्या, रेडियल में बोली कि ये एक आपकी हिल है और यहाँ से आपकी रिवर्स थर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल या आर्य जल प्रवाह बोलेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विसंगत जल प्रवाह का उदाहरण है। हमने पढ़ा है कि डिस्कॉर्डेंट में दो हैं आपके, कौन कौन से, डिस्कॉर्डेंट यानी कि विसंगत में आपके कौन कौन से हैं, एक एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती और दूसरा सुपर इम्पोज्ड। तो देख लीजिए क्या बोल रहा है इसमें, आपका ये जो एंटीसीडेंट आपका ड्रेनेज पैटर्न है ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्कॉर्डेंट का। बाकी कॉन्कॉर्डेंट यानी कि समवर्ती जिसको बोलते हैं, संगत बोलते हैं, उसमें आपका रेडियल आ जाएगा, ट्रेलिस आ जाएगा, डेंड्रेटिक आ जाएगा, मतलब कि ये स्लोप को ही फॉलो कर रही है, स्लोप जैसा है उसके हिसाब से फॉलो बढ़ रही है आपकी रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब मैं समझा चुकी हूँ इसलिए बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रही हूँ। अब देखिए लिखा है कि जो ट्रेलिस और आरी जल प्रवाह पैटर्न किसके उदाहरण है, ट्रेलिस एंड रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, बताइए, डिस्कॉर्डेंट होगा कि कॉन्कॉर्डेंट होगा कि सुपर इम्पोज की एंटीसीडेंट। तो जो आपका डिस्कॉर्डेंट है उसी का एग्जाम्पल है, विसंगत का ही एग्जाम्पल है अध्यारोपित और पूर्ववर्ती। तो अलग से क्या दिख रहा है, समवर्ती या कॉन्कॉर्डेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सब चीजें हम जनरली नहीं पढ़ते हैं और जिन्होंने क्लासेस वगैरह अगर नहीं लिए हैं तो उनको इन चीजों में थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए मैं इस चीज को बार बार आपके रिपीट कर रही हूँ। बाकी तो जो मैक्सिमम चीजें आपको फैक्चुअल चीजों में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने उसको भी कवर किया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न इज द अपोजिट ऑफ रेडियल ड्रेनेज। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, रेडियल में आपकी कौन सी, जो अमरकंटक आपकी हिल है वहां से आपकी कौन सी रिवर बह रही है, नर्मदा, सोन। जब हम इंडिया जीएस पढ़ते हैं तो हम महानदी भी ले लेते हैं, तो मतलब एक हिल के चारों तरफ आपकी रिवर फ्लो कर रही है, उसको हम रेडियल या क्या बोलेंगे, आर्य प्रवाह बोलेंगे। और इसी का अपोजिट हो जाएगा जहां पे एक आपकी कोई लेक है और वहां पे या कोई ड्रेनेज बेसिन है और वहां पे आके चारों तरफ से आपकी रिवर फ्लो कर रही है। तो जो लोकतक लेक हम पढ़ते हैं कहाँ पे, मणिपुर में, तो लोकतक लेक में आपकी कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो आके गिरती हैं और वो इंडिया में सेंट्रिपिटल या फिर आपके केंद्रीय अभिमुख जल प्रवाह का उदाहरण है। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। अगर पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो जो आपकी साउथ इंडिया में जो आपकी पेनिनसुलर प्लेटू की जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार की रिवर्स हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब किस तरह से समानांतर फ्लो में बह रही है, तो ये पैरेलल का एग्जाम्पल है। ट्रेलिस का हमने देख लिया है कि जो नर्मदा उसकी सहायक नदियां हैं वो ट्रेलिस यानी कि 90 डिग्री में क्या करती हैं, अपनी मुख्य नदी से जुड़ती हैं, तो वो ट्रेलिस का एग्जाम्पल हो गया। वलयाकार का कोई बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आपको इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लीजिए एग्जाम्पल आपका क्या लिखा है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज रिवर फ्लोज टुवर्ड्स अ सेंटर लो पॉइंट अपोजिट ऑफ रेडियल ड्रेनेज। एग्जाम्पल में से क्या है, सांभर लेक बेसिन। सांभर लेक आपकी इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान में, यहाँ पे आपकी जो रिवर्स हैं कुछ कुछ आके छोटी मोटी स्ट्रीम्स आके गिरती हैं, तो सांभर लेक। इसके अलावा लोकतक लेक, ठीक है,
अमरकंटक जो आपकी हिल है ये क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, रेडियल ड्रेनेज का, जो कि सोर्स है नर्मदा का, सोन का और महानदी का। एमपी, जब आप इंडिया का टोटल जीएस पढ़ते हैं ना, तो महानदी का जो ओरिजिन है वो आपका अमरकंटक ही लेता है। हम जब छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि नहीं, वो धमतरी में सिहावा पर्वत हमको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा नदी तंत्र ट्रेलिस पैटर्न दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इन इंडिया शोज अ ट्रेलिस पैटर्न? तो हमने जो आपकी जो आपकी दामोदर रिवर है उसको हमने किस में देखा है कि जो आपकी सुपर इम्पोज्ड रिवर पैटर्न है, जो सुपर इम्पोज्ड, अगर हम जल प्रवाह प्रणाली की बात करें तो उसमें भी हम किसको ले रहे हैं, दामोदर में ले रहे हैं। लेकिन जो ट्रेलिस पैटर्न की जब हम बात करेंगे, जो कि आपका कॉन्कॉर्डेंट यानी कि जो आपके संगत प्रणाली, संगत जल प्रणाली का जो हिस्सा होता है ट्रेलिस पैटर्न, तो वो हम आपके दामोदर और उसकी सहायक नदियों के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, दामोदर तो आपकी, अगर सिर्फ दामोदर रिवर की बात करेंगे तो वो आपकी सुपर इम्पोज या अध्यारोपित जल प्रवाह का उदाहरण है, जो कि आपके डिस्कॉर्डेंट वाले में आता है, विसंगत जल प्रवाह प्रणाली में आता है। डिस्कॉर्डेंट के अलावा दूसरा हम कॉन्कॉर्डेंट देखे थे, और कॉन्कॉर्डेंट के पैटर्न हम क्या देख रहे थे, ट्रेलिस, डेंड्रेटिक और जो आपका पैरेलल वगैरह है। तो अगर दामोदर की अकेले बात करेंगे तो आपको सुपर इम्पोज में लेना है, लेकिन दामोदर और उसकी अगर सहायक नदियों की मैं बात करूं, वो आके कैसे, सहायक नदियां उसकी 90 डिग्री में आके उससे मिल रही हैं, तो फिर दामोदर और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का आपके एग्जाम्पल है। जो देखिए, जो जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है मैं आपको वही करवा रही हूँ। अगर पैटर्न में आएगा तो फिर इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। एकदम जो छोटी छोटी बारीक रिवर्स है उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए ये हो गया है ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र का हमने देख लिया था कि ब्रह्मपुत्र क्या है, जो एंटीसीडेंट पूर्वती का उदाहरण है। गंगा की अगर बात करें तो गंगा की जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो डेंड्रेटिक पैटर्न में भी जुड़ती हैं, और कहीं के पे आप देखेंगे तो जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अगर उनको बस देखेंगे तो वो आपस में कैसी हैं, पैरेलल आपको फ्लो होती हुई दिखती हैं। जो ऊपर से ऐसे ऐसे आपकी रिवर्स आ रही हैं, गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई, ये सब। ठीक है, बाकी इसको उसमें आपको गंगा को डेंड्रेटिक में ही लेना है। ठीक, विच रिवर इज द लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इन इंडिया? तो हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी देखी है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको एक और ट्रिब्यूटरी का ध्यान रखना है, आपकी जास्कर। हमने 5 ट्रिब्यूटरीज देख चुकी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इसके अलावा आपकी एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक, जो कि आपकी कौन सी है, जास्कर। इसको नहीं भूलना है। बाकी फिर हम और उसकी जो आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो हम देख चुके हैं। लेकिन अगर लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें इंडस की, तो वो आपकी कौन सी है, चेनाब है। ध्यान रखिएगा, चेनाब में आपके कई तरह के रिवर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। इंडस इन इंडिया ये ओरिजिनेट होती है कहाँ, जो बारालाचाला आपका पास है हिमाचल प्रदेश में, वहां से। इसके अलावा आपका जो दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, बगलिहार प्रोजेक्ट है, ये सब आपके कहाँ है, चेनाब रिवर में सिचुएटेड है। कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो भूलना नहीं है कौन कौन से, दुलहस्ती, सलाल और बगलिहार, ये तीनों की तीनों आपकी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये चेनाब रिवर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए, लद्दाख में अपनी ऊपरी धारा में सिंधु नदी की इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। ये बहुत इजी है, मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुकी हूँ। आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, इसके बीच में बहती है, तो लद्दाख और जास्कर हो जाएगा। कहाँ है लद्दाख और जास्कर, ये ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि बाएं तट की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है, तो आपको क्या पूछ रहा है ये कि राइट बैंक यानी कि दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर? तो इंडस जैसे आपका ओरिजिन इस तरह से सपोज हो रहा है, तो जो इस तरफ से आपकी नदियां मिलेंगी वो कौन सी होंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ठीक है, यानी कि दाएं ओर की आपकी सहायक नदियां, और इस तरफ वाली रिवर्स आपकी क्या होंगी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसमें अगर आप देखते हैं जास्कर, सुरू और द्रास की बात करें तो ये आपकी क्या है, राइट बैंक आपकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, सॉरी, जो जास्कर, सुरू और द्रास है आपकी, ये आपकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, यानी कि बाएं तरफ की आपकी सहायक नदियां हैं। लेकिन जो आपकी श्योक रिवर है ये आपकी क्या है, राइट बैंक की आपकी ट्रिब्यूटरी है। आप लेफ्ट बैंक में आपकी झेलम, चेनाब, आपकी सतलुज, रावी, ब्यास, इन सब का नाम पढ़ते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्मॉल रिवर्स है उनका भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, जास्कर, सुरू और द्रास, ये आपकी क्या है, लेफ्ट बैंक की कुछ ट्रिब्यूटरीज है।
क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ना थोड़ा सा डीप पूछने के लिए ऐसा ही पूछ देता है, जो आपने रिवर्स पढ़ी है हमेशा वो नहीं पूछेगा। लेफ्ट बैंक में आपकी इन सारी रिवर्स का नाम दे देगा, तो फिर आपको लगेगा कि लेफ्ट बैंक में तो मैंने ये बड़ी बड़ी जो 5 रिवर इन्हीं का नाम पढ़ा था, मतलब ये सारी की सारी क्या होंगी, लेफ्ट होंगी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी श्योक है ये आपकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी आपकी जासकर, सुरू और द्रास क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, जो राइट बैंक आपकी ट्रिब्यूटरी है श्योक के अलावा और भी आपकी हुंजा, गोमल, काबुल, ये सब, खुर्रम, ये सब हम देख चुके हैं। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। श्योक जो है क्या है, दाएं तट की सहायक नदी है। ब्यास और रावी दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो आपकी रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से ये आपकी क्या निकलती है, जो रावी निवर, रोहतांग दर्रे के पास ही, रोहतांग पास के पास ही आपकी कुल्लू हिल्स है, वहां से आपकी कौन सी रिवर निकलती है, रावी रिवर निकलती है। इसके अलावा इसके अगर आप ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका ब्यास कुंड है। ठीक है, ब्यास कुंड है, वहां से आपकी ब्यास रिवर निकलती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपकी ब्यास रिवर है ये इकलौती इंडस की ट्रिब्यूटरी है जो कि क्या है, पूरी तरीके से इंडियन टेरिटरी में ही फ्लो करती है, मतलब ये पाकिस्तान तक नहीं जाती है। इसके अलावा जो आपकी ब्यास है और सतलुज रिवर है, ये पंजाब में एक हरिके नाम की जगह है, वहां पे मिलती है, जहाँ पे हरिके आपका बैराज बनता है। और वो जो हरिके बैराज है वहीं से आपकी जो इंदिरा गांधी कैनाल है, जो इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है, उसकी शुरुआत होती है, जो कि राजस्थान वाले एरिया में जो मुख्य साधन है किसका, सिंचाई का। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि जो आपका गोविंद सागर बांध है या भाखड़ा बांध है, ये आपका किस में सिचुएटेड है, सतलुज नदी में सिचुएटेड है। और उसी के बारे में लिखा है कि सतलुज रिवर आपकी कहाँ से, जो आपका रक्कस्थल है, कहाँ पे, तिब्बत के मानसरोवर में, वहां से निकलती है। और कौन से पास से इंडिया में एंट्री लेती है, सिपकीला पास से। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कितनी सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज हो रही है, तो सीरीज का अच्छे से फायदा उठाइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचप्रयाग को ऊपर से निचली धारा, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम के सही क्रम में दर्शाता है। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन देव प्रयाग पे आ चुका है, लेकिन ये पंच प्रयाग में जो आपके बाकी के प्रयाग है वो आपको पता होने चाहिए। तो हम सबसे पहले अगर शुरुआत करें इसका, देखिए एक जो आपकी मुख्य रिवर है अलकनंदा, ये आपकी अलकनंदा रिवर है। ठीक है, अलकनंदा रिवर है जो कि बद्रीनाथ के पास आपका सतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, अब ये जितनी भी रिवर्स हैं, अलकनंदा मुख्य रिवर हो गई, यहां से आपकी एक रिवर जुड़ेगी धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा रिवर आपकी जुड़ेगी किससे, अलकनंदा से, और क्या बनाएगी, कौन सा प्रयाग, आपका विष्णु प्रयाग। तो इसका निमोनिक आपको ध्यान रखना है DAV। धौली गंगा अलकनंदा से मिलेगी और विष्णु, कौन सा प्रयाग बनाएगी, विष्णु प्रयाग। तो सबसे ऊपर में आपका जो प्रयाग है विष्णु प्रयाग है, और आपके एक ही ऑप्शन में आपको सबसे पहले विष्णु प्रयाग दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम बाकी के प्रयागों को देख लेते हैं। अलकनंदा के बाद आपका, आपको निमोनिक ध्यान रखना है नान में एन से आपकी जो रिवर हो जाएगी वो हो जाएगी नंदाकिनी। अब देखिए ये जो रिवर है धौली गंगा तो यहीं से आ रही है, नंदाकिनी यहाँ से आ रही है, आपकी पिंडार इधर से आएगी, लेकिन मैं बनाऊंगी इस तरफ से। ठीक है ना, वो उसका सीक्वेंस आपको नहीं ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी रिवर किससे मिल रही है और कहाँ पे मिल रही है, कौन सा प्रयाग बना रही है। और मैं आपको नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस बना रही हूँ, बस मैं इसका ईस्ट और वेस्ट वाला सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी है तो उस हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं हम। तो देखिए नान में जो आपको निमोनिक ध्यान रखना है, नंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिल रही है और कौन सा प्रयाग बना रही है, नंद प्रयाग। फिर आप नंद प्रयाग आपका देखिए दूसरे नंबर पे दिया है। फिर अगर आप बात करेंगे तो आपको तीसरा निमोनिक ध्यान रखना है पाक, इसमें आपकी रिवर है कौन सी, पिंडार या पिंडारी या फिर पिंडार गंगा इसको बोलते हैं। ये रिवर आपकी अलकनंदा में मिल रही है और कौन सा प्रयाग बना रही है, आपका कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर इसके बाद आपका है निमोनिक, आपको ध्यान रखना है मार, इसमें जो M है यानी कि मंदाकिनी आपकी रिवर है जो कि अलकनंदा से मिल रही है और कौन सा प्रयाग बना रही है, रुद्रप्रयाग। इसके बाद आपका लास्ट में आता है कौन सा, जो निमोनिक है आपका बैड में आपकी भागीरथी रिवर है। भागीरथी का मैं आपको बता चुकी हूँ कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो गोमुख नाम की जगह है वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है और फिर ये अलकनंदा में मिल जाती है। और फिर इसके बाद जो आपकी रिवर फ्लो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गंगा कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका प्रयाग बनता है भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, देव प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, जो कि हरिद्वार में स्थित है। तो मुझे लगता है अभी आपको ये सारे प्रयाग क्लियर हो गए होंगे।
जो डीएवी प्रयाग है उसमें धौली गंगा अलकनंदा से मिल रही है विष्णु प्रयाग में। नान से ध्यान रखना है नंदाकिनी अलकनंदा से मिल रही है नंद प्रयाग में। पाक से ध्यान रखना है पिंडारी अलकनंदा से मिल रही है कर्ण प्रयाग में। और मार में मंदाकिनी जो कि केदारनाथ जो आपका ज्योतिर्लिंग है वहां पे फ्लो होती है, तो मंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में। फिर भागीरथी अलकनंदा से मिल रही है देवप्रयाग में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नॉर्थ टू साउथ ये अरेंज करने के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वेस्ट टू ईस्ट कर लीजिएगा। आप वेस्ट टू ईस्ट में ध्यान रखिए, फिर अगर क्वेश्चन मान लीजिए ईस्ट टू वेस्ट भी आता है तो भी उसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट मतलब सबसे, अगर हम ऐसे गंगा रिवर की बात करें तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उससे किस तरह के सीक्वेंस में मिल रही है, तो सबसे वेस्ट कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए कुछ सीक्वेंस है जो मैं लाइन से लिख रही हूँ 9 रिवर्स का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी कौन सी रिवर है, अलकनंदा। अलकनंदा के बाद आपकी रामगंगा। ईस्ट टू वेस्ट हम जा रहे हैं और इसी में से देखिएगा ये 9 की 9 रिवर्स आपको ध्यान रखनी है। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब जो आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें हर कोई पढ़ता है, और आपको इससे अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आप सब्जेक्ट की बात करें, चाहे किसी सब्जेक्ट में अगर आप अंदर घुसे तो उसके टॉपिक की बात करें। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से जो हर कोई पढ़ के जा रहा है वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे जिन सेक्शन को बच्चे छोड़ देते हैं, या जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिलोसफी हो गया, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हो गया, तो इनसे क्वेश्चंस आपके आते हैं लेकिन बच्चे उसको क्या करते हैं, उसको कवर करके नहीं जाते। तो इनको आपको अच्छे से करना है, यही जो मार्क्स हैं आपको कट ऑफ से ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिए। अगर आप इनको अरेंज करने की बात करें तो जिस साल आप एग्जाम देंगे, तो अगर किसी भी आपका कोई पुराना ही टॉपिक है जैसे ड्रेनेज सिस्टम ही है, तो इससे अगर किसी भी तरह का कोई नया क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको भी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक, तो ये वेस्ट टू ईस्ट वाला पूछ चुका है एक बार यूपीएससी में 2-3 साल पहले। तो हम पूरा 9 की 9 जो आपकी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी है ज्वाइन करिए किस सीक्वेंस में, उसको देख लेते हैं। फिर अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले आपकी अलकनंदा हो गई, फिर रामगंगा हो गई, इसके बाद आपकी यमुना हो गई। यमुना के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपकी हो जाएगी गोमती। गोमती के बाद आपकी हो जाएगी घाघरा। घाघरा के बाद हो जाएगी आपकी सोन। ये आपकी 6 रिवर्स हो गई। इसके बाद आप अगर आगे आएंगे तो आपकी रिवर हो जाएगी कौन सी, गंडक। और गंडक के बाद आपकी कोसी। कोसी जिसको सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। फिर आपकी महानंदा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें यमुना की, तो यमुना आपकी गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। गोमती रिवर की बात करें तो गोमती इकलौती ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका जो उद्गम है वो प्लेन मैदानी क्षेत्रों में ही होता है। फिर अगर घाघरा की बात करें तो घाघरा आपकी अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करें कि कोई रिवर कितना आयतन लेके चल रही है, तो घाघरा उस हिसाब से सबसे लंबी आप सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। फिर सोन की बात करें तो सोन आपकी अमरकंटक प्लेटू से राइज होती है, इसका उद्गम होता है। और फिर अगर हम कोसी की बात करें तो उसको सौर ऑफ बिहार कहते हैं। फिर अगर हम गंगा की सबसे वेस्टर्न मतलब सबसे लेफ्टेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें कि गंगा की जैसे गंगा ऐसे फ्लो हो रही है तो इधर से जो ट्रिब्यूटरी आएगी वो क्या होगी, लेफ्ट होगी। तो सबसे जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की वो कौन सी है, महानदी है। तो इसमें से देख के बताइए क्या सीक्वेंस बनेगा। सबसे पहले आपकी कौन सी रिवर आएगी, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले आपकी रिवर आएगी रामगंगा। तो चौथा ऑप्शन देखिए ए में है और डी में है, तो बी और सी हट जाएगा। फिर इस पर देखिए 1 में गोमती है और गंडक है, तो पहले गोमती आएगा कि पहले गंडक आएगा। देखिए पहले गोमती है फिर गंडक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। इसके बाद आपकी घाघरा आएगी और घाघरा के बाद दूसरे नंबर पे आपकी गंडक आएगी। ठीक है, तो अलकनंदा, रामगंगा, यमुना 3 ऐसे ध्यान करिएगा। फिर गोमती, घाघरा और सोन। इसके बाद सोन जैसे S से 6 होता है तो ध्यान कर लीजिएगा सोन आपकी 6वें नंबर पे है। ठीक, अलकनंदा, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और फिर गोमती थोड़ा छोटा नाम है, घाघरा थोड़ा बड़ा है, तो जी वाले में कंफ्यूजन होगा। तो गोमती छोटा नाम है, गोमती पहले आ रहा है और घाघरा उसके बाद आ रहा है। 6वें नंबर पे सोन S से 6 है, 6वें नंबर पे सोन आ रही है। फिर इधर जाएंगे तो आपकी गंडक, कोसी और महानंदा 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा, 3-3 के पैर में इसको ध्यान करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे, जल की मात्रा के आधार पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? देखिए क्वेश्चन आ गया आपका, ये कौन सी रिवर होगी आपकी? घाघरा। ठीक है, यमुना आपकी लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर देखते हैं, देख लीजिएगा इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी यमुना नदी है वो क्या है? लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर अगर आप यमुना की बात करें तो यमुना का जो ओरिजिन आपके गढ़वाल हिमालय है। अगर उत्तराखंड में हिमालय की बात करें तो आपका जो वेस्टर्न पोर्शन है उसको गढ़वाल हिमालय कहते हैं, ईस्टर्न पोर्शन को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय की आपकी हाईएस्ट पीक नंदा देवी है। गढ़वाल हिमालय में आपका क्या है? बंदर पूछा आपकी पीक है, और वहीं पे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से क्या है आपकी यमुना रिवर का ओरिजिन होता है। और ये जो पीक है आपकी गोविंद पशु विहार नाम का आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वहीं से इस रिवर का ओरिजिन होता है। और अगर ऐसा भी पूछे कि गोविंद पशु विहार आपका राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, तो आपकी कौन सी रिवर हो जाएगी? यमुना रिवर हो जाएगी। ठीक है, इसमें सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी मैदानी भाग से ही उत्पन्न होती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोमती। ये सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले गंगा की अंतिम बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है? क्या बताया मैंने अभी? गोमती, घाघरा, कोसी। कोसी आपकी बिहार में बहती है, तो वो तो नहीं होगी, बिहार के आगे तो आपका वेस्ट बंगाल भी आता है। घाघरा और गोमती आपकी यूपी में बहती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं तट की सहायक नदी नहीं है? मतलब क्या पूछ रहा है? जो आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी ऐसे आ रही है, तो जो रिवर इधर से मिलेगी वो आपकी क्या होगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। और इधर से जो मिलेगी वो क्या होगी? लेफ्ट बैंक आपकी ट्रिब्यूटरी होगी। और पूछ रहा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो एल से ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से लोहित, जो आपकी लोहित है वो क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी सुबनसिरी की बात करें, मानस की बात करें, कामेंग की बात करें, संकोच की बात करें, ये सब क्या है आपकी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में लिखा है, लोहित जो है वो क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर, और कौन कौन सी है आपकी लेफ्ट बैंक? बूढ़ी दिहांग है, धनसिरी है, लोहित है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? सुबनसिरी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब ब्रह्मपुत्र में नहीं ध्यान रखना है आपको कि लंबाई के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी है, बस इतना ध्यान रखिए सुबनसिरी आपकी सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। इसके अलावा आपकी कामेंग है, मानस है और संकोच है, ये सब आपकी क्या है? राइट बैंक आपकी ट्रिब्यूटरीज है। और सुबनसिरी क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, गोदावरी के प्राण किसमें बसते हैं? गोदावरी के प्राण बसते हैं प्राणहिता में। ठीक है, प्राणहिता जो आपकी रिवर है ये वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा के संगम से मिलकर बनी है। और गोदावरी के कुल अपवाह क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो जो 34% आपका वाटर, वन थर्ड के लगभग समझ लीजिए, वो कौन सी रिवर कैरी करती है? आपकी गोदावरी रिवर की सहायक नदी प्राणहिता कैरी करती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी सहायक नदी गोदावरी की कौन सी? प्राणहिता। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? आपका जो महाराष्ट्र के नासिक में आपका त्र्यंबकेश्वर के में ब्रह्मागिरी हिल्स है, वहां से आपकी गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है। इसके अलावा कृष्णा रिवर की बात करें, जो कि गोदावरी आपकी साउथ इंडिया की, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। जो दूसरी सबसे बड़ी रिवर है वो आपकी कृष्णा रिवर है। इसका ओरिजिन आपके महाबलेश्वर के पास होता है। ठीक है, सह्याद्री पर्वतों से ही, वेस्टर्न घाट से ही। ठीक, इसके अलावा ये सब आपकी इंद्रावती हो गई, सबरी हो गई, मंजीरा हो गई, ये सब गोदावरी की ही आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ से आपको ये तो पता चल गया इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरी जो है सहायक नदियां हैं वो भी तो रिवाइज हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए उसी के बारे में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन वगैरह। कृष्णा नदी किस राज्य की सीमा पर कर्नाटक के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो अगर कर्नाटक की बात करें यहाँ है, तेलंगाना यहाँ है, तो कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा पर आपकी जो रिवर बहती है वो कृष्णा है। ठीक है, और तेलंगाना की कैपिटल आपकी हैदराबाद, जिस शहर के किनारे स्थित है वो आपकी मूसी रिवर है। और मूसी रिवर कृष्णा की ही क्या है? सहायक नदी है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तेलंगाना। देख लीजिए, यह दूसरी सबसे बड़ी पूर्ववाहिनी प्रायद्वीपीय नदी है। पहली कौन सी है? आपकी गोदावरी, जिसका उद्गम सह्याद्री साड़ियों में
सह्याद्री श्रेणियों में महाबलेश्वर के निकट है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कोयना। अब देखिए कृष्णा रिवर से आपको क्या ध्यान रखना है? कृष्ण भगवान। अब कृष्णा रिवर की आपके जितने भी जो सहायक नदियां हैं उनके नाम देखिएगा, थोड़े बहुत आपको कृष्ण भगवान के साथ आपको रिलेट करके ध्यान रखना है। अगर कोयना की बात करें तो कोयना से आपको कोयला ध्यान आ रहा है, कोयले से काला कलर, और कृष्ण जी कैसे थे? सांवले रंग के थे। इसको बिल्कुल भी अदरवाइज मत लीजिएगा, सिर्फ मैं याद करने के लिए ये चीज बोल रही हूँ। उनका सांवले रंग था तो कोयना ध्यान रखिएगा, या फिर आपको कोई और आपके पास तरीका है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा तुंगभद्रा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो आप हिस्ट्री में हम्पी शहर के बारे में पढ़ते हैं, कृष्णदेवराय का जिससे संबंध है, वो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है। इसके बाद आप भीमा की बात करिए तो महाभारत में आपका कैरेक्टर है भीम, है ना, और महाभारत में जो आपके अवतार हैं वो कौन है? विष्णु के, कृष्ण जी है ना, तो वहां से ध्यान रखिएगा भीमा भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। घट प्रभा में घट से आप ध्यान रखिएगा कि घट यानी कि घड़ा, घड़े में ही जो कृष्ण जी को जो मक्खन पसंद होता था, दूध दही पसंद होता था, वो सब घड़े में ही रहता था ना, और फिर वो घड़े को फोड़ के वहां से चुरा चुरा के खाते थे। तो घट प्रभा ध्यान रखिएगा, और घट प्रभा से ही मल प्रभा भी आपको ध्यान हो जाएगा कि माल प्रभा और घट प्रभा दोनों क्या है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा मूसी, अभी मैंने बता दिया कि जो आपका कर्नाटक है और तेलंगाना है, इनके बॉर्डर में कृष्णा रिवर बहती है। फिर तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद, वो किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है? मूसी रिवर के किनारे। तो वहां से आपको ध्यान हो जाएगा कि मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। फिर आपका दूध गंगा, दूध गंगा में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दूध गंगा भी आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। और दूध से भी आपको ध्यान रह जाएगा कि जो दूध से बने उत्पाद थे वो कृष्ण जी को बहुत पसंद थे, तो आप दूध गंगा में भी टिक कर देंगे। तो मान लीजिए आपको कृष्णा की रिवर आपको ट्रिब्यूटरीज याद है, फिर आपको कभी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछ दे, तो अगर आपको कृष्णा की याद है तो आप एलिमिनेट करके आंसर ले आएंगे ना, तो ऐसे करके इसको ध्यान कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका श्रीशैलम और जो नागार्जुन सागर बांध है वो भी क्या है? कृष्णा सागर के बेसिन में सिचुएटेड है। ये बांध के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा बांध किस रिवर पे है। तो जो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध है ये कहाँ है? आपका कृष्णा नदी के बेसिन में है। इसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जो आपका दूध सागर वाटरफॉल है वो किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? दूध सागर वाटरफॉल की मैं बात कर रही हूँ। आपका जोग फॉल जो है, जोग फॉल जिसको इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल बोलते हैं, वो आपका शारावती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। मैं दूध सागर वाटरफॉल का पूछ रही हूँ कि वो मुझे बताइए किस रिवर पे सिचुएटेड है। फिर देखिए कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो अगर आप कावेरी रिवर की बात करें तो ये आपको थोड़ा सा नीचे साइड में अगर आप बहने को बहती हुई आपको दिखती है। गोदावरी कृष्णा की बात करें थोड़ा सा अपर साइड में, लेकिन कावेरी नीचे साइड में। तो उससे ध्यान रखिएगा कि जो आपके सदर्न इंडिया के जो नीचे वाले आपके स्टेट्स हैं, अगर उन्हीं के बीच से फ्लो कर रही है तो जल विवाद भी उन्हीं राज्यों के बीच में होगा। जो ऊपर के राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इनके बीच तक तो जाएगा नहीं, वहां तो होगा भी तो गोदावरी कृष्णा इन सबको लेके होगा। ठीक है, तो आपके एटलस में एक जगह पे ड्रेनेज पैटर्न भी दिया होगा, तो एक बार थोड़ा सा उसको भी नजर मान लीजिएगा। कई बार आपको पिक्चर फॉर्म में चीजें ज्यादा अच्छे से ध्यान रहती हैं और वहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके जल विवाद के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और उसमें 4 नदियों का जल विवाद पूछा था और उसको मैच करने के लिए बोला गया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया, तो एक बार उसको नहीं याद आ रहा हो तो दोबारा से देख लीजिएगा, या आप जहां भी आपने लिख के रखा है वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए जो आपके नीचे नीचे के सदर्न स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी आपकी जिसके बीच में ये जल विवाद है। तो ये कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और मतलब केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया और कर्नाटक हो गया। इसके अलावा पुडुचेरी हो गया। इन चारों के बीच में आपका जल विवाद है, तो आपका पहला आंसर सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। दूसरे वाले में देखिए आपका आंध्र प्रदेश है, और अगर सी वाले की बात करें तो यहाँ पे आपका तेलंगाना है, और अगर डी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये सब ऑप्शन यहाँ से आपके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों को लंबाई के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। केवल प्रायद्वीपीय पठार की जो पूर्ववाहिनी नदियां उनके बारे में पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है। तो अगर मान लीजिए आपको लंबाई सबकी नहीं भी याद है तो आपको ये पता है कि गोदावरी क्या है? सबसे बड़ी रिवर है। तो यहाँ पे देखिए गोदावरी अवरोही क्रम में पूछ रहा है, मतलब घटते क्रम में सबसे पहले आपको सबसे बड़ा वाला लगाना है। तो गोदावरी रिवर सबसे पहले आएगी, मतलब दूसरा आपका सबसे पहले आएगा। इससे आपका ये हट गया, 3 ऑप्शन बचे। अब देखिए गोदावरी के बाद हम दूसरी कौन सी रिवर पढ़े हैं जो सबसे बड़ी है? कृष्णा रिवर हमने देखी है। तो गोदावरी के बाद कृष्णा आएगा, मतलब 2 के बाद 1 आएगा। 2 के बाद 1 यहाँ है, यहाँ है, मतलब कि डी भी हट गया, सी भी हट गया। अब 3 और 4 में हमको देखना है। तो 3 और 4 में अगर हम बात करें तो महानदी की लंबाई आपकी ज्यादा है, तो महानदी आपकी तीसरे नंबर पे आ जाएगी और चौथे नंबर पे आपकी कावेरी आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपको ऐसा लग सकता है कि कावेरी रिवर बड़ी है महानदी से, लेकिन कावेरी रिवर की लंबाई जो है वो महानदी की कंपेरेटिवली कम है।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए महानदी की लंबाई कितनी है। ये तो आप सीजीजीएस में भी पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना है। तो जो आपकी सूरत रिवर है वो किसके किनारे सिचुएटेड है? तापी के किनारे, ये बिल्कुल सही है। लखनऊ आपका गंगा के किनारे नहीं, गंगा की सहायक नदी है आपकी गोमती, उसके किनारे लखनऊ सिचुएटेड है। हैदराबाद मूसी के किनारे और कोटा आपका चंबल रिवर के किनारे। कोटा में ही, चंबल में ही हमने देखा है कि चंबल में आपका जवाहर सागर, राणा सागर और कोटा बैराज है जो कि राजस्थान में है, और गांधी सागर जो आपकी परियोजना है वो मध्य प्रदेश में है। परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, जल विद्युत परियोजना है ये, और इसमें से पूछा है कौन सा गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतक झील के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह मेघालय में स्थित है और उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखिए, अब जब भी कभी ऐसे स्टेटमेंट पढ़े जहाँ पे दो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, तो हमारी जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि हम लास्ट वाला स्टेटमेंट अगर हमको सही लगता है तो हम पूरे क्वेश्चन को राइट टिक मार देते हैं कि हाँ पूरा स्टेटमेंट ही सही है। लेकिन देखिए इसमें दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया और पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। इसमें बोल रहा है कि हम मेघालय में स्थित है जबकि ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ये जो आपकी लोकतक लेक है ये मणिपुर में स्थित है और उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ से आपको दो बाकी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 2 और 3 आपका राइट आंसर आ गया। पर फिर भी देख लेते हैं। इट इज फेमस फॉर द फुंडीज फ्लोटिंग आइलैंड्स, या फुंडीज के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप फुंडीज की बात करें तो ये छोटे छोटे घास के आपको टुकड़े जैसे दिखाई देते हैं और बीच में आपको पानी दिखाई देता है। तो आपकी लोकतक लेक है और बीच में आपका ये घास के ऐसे छोटे छोटे से आपको पार्ट देखने के लिए मिलेंगे जिसको हम फुंडीज बोलते हैं। और यहीं पे आपका जो वर्ल्ड का इकलौता क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजौ नेशनल पार्क है। और यहीं पे आपको एक हिरण की वैरायटी देखने के लिए मिलती है जिसको लोकल भाषा में संगाई डियर कहते हैं। और ये संगाई डियर इन दोनों मतलब ये जितनी भी आपकी फुंडीज हैं, जो घास के छोटे छोटे आपको पार्ट भाग दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्या करता रहता है? जंप करता रहता है, एक के ऊपर दूसरा फिर तीसरा। तो इस वजह से कैसा डांस करता हुआ हमको दिखाई देता है। इस वजह से इसी संगाई डियर को डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा देखिए, केबुल लामजौ नेशनल पार्क द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड हियर, ये भी आपका सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 एंड 3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो इस सीरीज का अच्छे से फायदा उठाइए। जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि वो पहला आज वीडियो देख रहे हैं, तो जो पुराने वीडियोस अभी तक में कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार जाके उसको भी रिवाइज कर लीजिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे अच्छे से आता है तो उसको स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, पर देख जरूर लीजिए। मतलब आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, या कुछ ऐसा फैक्ट मिलेगा जो कि आपने मे बी स्किप कर दिया हो और फिर आपका वहाँ पे रिवीजन हो जाए, है ना। तो कम टाइम में मतलब अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे यही कोशिश की जा रही है कि जो 1 घंटे 50 मिनट का समय है, इस पर आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से रिविजन कराया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।